आप सोच के देखिए, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं या सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ से कुछ औरतें या कुछ लोग जो समय-समय में गायब हो रहे हैं और उनका पता भी नहीं चल रहा कि वो लोग गए कहाँ, कैसे हैं, क्या हाल में हैं, आपको कुछ नहीं पता। और कुछ समय बाद आपको पता चले कि उन सब के गायब होने के पीछे आपके ही साथ रहने वाला या आपका पड़ोसी, वो है उसके पीछे, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो आज हम ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये केस है केरला के सेबेस्टियन सीएम के बारे में। केरला सीएम के बारे में। केरला दिसंबर 2024। कोट्टयम शहर, जहाँ पर एक महिला रहती थी 42 साल की, जैनम्मा नाम की। वो औरत बहुत धार्मिक और हेल्थ कॉन्शियस औरत थी और वो हर रोज़ मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और रोज़ पूजा पाठ करने के बाद घर आती और घर आने के बाद कुछ समय बाद अपनी योगा क्लासेस के लिए चली जाती। उसका यही आम रूटीन हुआ करता था। पर एक दिन ऐसे ही वो मंदिर से आती है और घर में रहती है थोड़े समय बाद और अपने योगा क्लासेस के लिए जाती है। पर उस दिन के बाद वो घर कभी नहीं आती। तो उसके पड़ोसी को थोड़ा ध्यान पड़ता है कि जैनम्मा कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही। तो पहले तो पड़ोसी उसके घर में देखते हैं तो घर पे जैनम्मा नहीं होती। फिर बाद में लोगों ने उसके पति जो जिसके साथ उसका डिवोर्स हो रखा था और जैनम्मा अपने घर में अकेली रहती थी और संपत्ति भी बहुत खासी बासी अच्छी थी संपत्ति उसके पास। तो पड़ोसी उसके पति से पूछते हैं कि जैनम्मा उसके पास है या उसको कहीं बता कर गई है। तो उसके पति जैनम्मा के पति ने भी कहा कि नहीं, जैनम्मा ने उसे कुछ नहीं बताया। और पड़ोसी ने बताया कि जैनम्मा 2-3 दिनों से अपने घर पे नहीं आई और कुछ उसके घर में हलचल भी नहीं हुई। तो पति ने को भी लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने कोट्टयम के ही एक पुलिस स्टेशन में जाकर जैनम्मा की लापता होने की रिपोर्ट लिखाई और कहा कि मेरी बीवी जैनम्मा 3-4 दिनों से लापता है और उसका कोई सूचना नहीं मिल रही और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। तो जब पुलिस वालों ने सुना कि जैनम्मा एक 42 साल की औरत है और कई दिनों से लापता है, तो पुलिस वालों ने जल्दी से जल्दी उसकी खोज शुरू कर दी। तो जब पुलिस खोज करने के लिए कॉल डिटेल निकालती है, उसकी आखिरी लोकेशन निकालती है, तो एक नंबर कॉल रिकॉर्ड में बार-बार फ्लैश हो रहा था। जब उसके नंबर की डिटेल्स निकाली गई तो उस नंबर का मालिक निकला सेबेस्टियन सीएम। हाँ, सेबेस्टियन सीएम, जो कि उसी कोट्टयम शहर में रहने वाला एक इंसान था जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। प्रॉपर्टी डीलिंग में वो किसी की ज़मीन बिकवाता या किसी की ज़मीन खरीदता, ये सब काम किया करता था। जब जैनम्मा की लास्ट लोकेशन देखी तो जैनम्मा की लास्ट लोकेशन भी सीएम सेबेस्टियन के घर के बाहर लास्ट लोकेशन थी। तो ये देखकर पुलिस वाले जल्द से जल्द सेबेस्टियन सीएम के घर जाती है और सेबेस्टियन सीएम से पूछताछ करती है कि जैनम्मा को कैसे जानता है और आखिरी समय जैनम्मा उससे मिली थी तो उसके बाद वो कहाँ गई। सेबेस्टियन भी पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करता है और पुलिस वालों को थोड़ा भी शक नहीं होने देता कि उसने कुछ किया है, क्योंकि जब वो सवाल जवाब में जवाब दे रहा था बहुत शांत था और पुलिस को इसी शांत होने के स्वभाव से लगा कि सेबेस्टियन कुछ ना कुछ छुपा रहा है। पर कुछ अच्छे खासे सबूत ना होने के कारण सेबेस्टियन को बस पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है। पर पुलिस वालों को तो सेबेस्टियन पर शक हो चुका था। तो पुलिस वालों ने सेबेस्टियन के आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया कि सेबेस्टियन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। तो आसपास के लोगों ने बताया कि सेबेस्टियन थोड़ा अजीब है। वो पड़ोसी ने बताया कि सेबेस्टियन रात में कभी-कभी अपने घर के गार्डन में बड़े-बड़े गड्ढे खोदता या घर के पीछे बने एक बड़े से तालाब, जिसमें कहा जाता है कि उसने कैटफिश पाल रखे हैं, वहाँ पर कई देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है और शांत तालाब को देखता रहता है। तो पुलिस वालों को थोड़ा तो कुछ शक हुआ, तो पुलिस वालों ने जल्द से जल्द सेबेस्टियन सीएम के घर का सर्च वारंट निकलवाया, उसके घर की पूरी जांच शुरू कर दी। सेबेस्टियन के घर की बनावट एक पूरे केरला टाइप, जैसे केरला एक हरी भरी स्टेट है जहाँ पर हरियाली बहुत होती है, उस प्रकार थी। जैसे कि एक बड़ा फैला हुआ जमीन, उसके घर फैले हुए जमीन के बीचों बीच एक घर जो इंडियन टाइप है, उसका बड़ा सा घर से लेकर उसके गेट तक जाता हुआ एक रास्ता और घर के पीछे एक तालाब जिसमें कहा जाता है कि कैटफिश पाली गई है।
और आसपास पूरा गार्डन टाइप जहाँ पर पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, कहीं पर सब्जी उगाई, ऐसा पूरा माहौल था। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो देखा गया कि घर से अलग एक बाथरूम बनाया गया। जब उस बाथरूम की जांच की गई तो उसके बाथरूम की दीवारों पर कुछ खून के धब्बे थे और कुछ जो होती है ना बॉडी सड़ने के बाद उसकी थोड़ी स्मेल आ रही थी। तो पुलिस वालों को वहाँ पर शक हुआ। उन्होंने जो दीवारों पर ब्लड लगे हुए थे उसके सैंपल लिए और उसको जयनमा के डीएनए से मैच किए। डीएनए की रिपोर्ट आई तो वो डीएनए जयनमा के डीएनए से मैच हो गई। तो पुलिस वालों ने तालाब के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, तो पुलिस वालों ने जेसीबी वाले को बुलाया और जेसीबी वाले ने जब तालाब की जांच शुरू की तो उसमें से ऐसे कुछ चीज़ें निकले जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि एक ऐसा काम एक 70 साल का इंसान भी कर सकता है। जब तालाब की जांच हो रही थी उसमें से कुछ इंसानी हड्डियां, टोटल 20 हड्डियां, जली हुई इंसानी हड्डियां मिलती हैं, जिसमें से एक पूरा का पूरा एक इंसानी खोपड़ी थी और कुछ दांत के स्टील के क्लिप निकले और कुछ कपड़े के टुकड़े जैसे सलवार सूट के होते हैं वो कपड़े मिले और हैंडबैग्स, ऐसी जो महिला जो यूज़ करती है वो सब सामान निकले। जब सेबेस्टियन सीएम से पूछताछ की गई तो इस बारे में उसने जयनमा के कत्ल का इंजाम तो कबूल कर लिया, पर उसके चेहरे पर थोड़े से भी डर का निशान बिल्कुल नहीं था। उसे लगता था कि ये पुलिस वाले मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। ये इसलिए ऐसा सोच रहा था क्योंकि इसके पास में ऐसी कुछ चीज़ें हो रखी थी जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया था। जब ये केस चल ही रहा था तो आसपास के लोगों से पुलिस वालों को पता चला कि यहाँ पर कुछ साल पहले कुछ औरतें और गायब हुई थी जिसका संबंध किसी न किसी तरह सेबेस्टियन सीएम से था। 2006 बिंदु अलपुजा के कड़कफली में रहने वाली एक 47 साल की औरत थी। बिंदु अपने घर वालों से बिल्कुल अलग रहती थी, बहुत अमीर और उसके पास खुद की बहुत सारी ज़मीनें थी और उसे अपनी ज़मीन बेचने के लिए किसी डीलर की ज़रूरत थी। तो उसने अपने आसपास पूछताछ की और उसे सेबेस्टियन सीएम के बारे में पता चला। इस तरह पहली बार बिंदु सेबेस्टियन सीएम से मिली। जब बिंदु सेबेस्टियन सीएम से मिलती है तो उसने अपनी प्रॉब्लम और बताया कि उसे अपनी ज़मीन क्यों बेचनी है। तो सेबेस्टियन को वहाँ पता चला कि बिंदु बिल्कुल अपने घर वालों से अलग रहती है और अलग होने के बावजूद उसके पास इतनी संपत्ति है। तो पहली बार सेबेस्टियन सीएम के दिमाग में एक ऐसा साजिश आया जिसके साजिश के बाद 3 जिंदगियां और ख़राब होने वाली थी। सेबेस्टियन सीएम को जब पता चला कि बिंदु अपने घर में अकेली रहती है, एक दिन सेबेस्टियन ने बिंदु को प्रॉपर्टी के काम के लिए कहा कि प्रॉपर्टी में कुछ एरर्स हैं, उसे सही करवाना है। तो इस काम के लिए उसने बिंदु को अपने घर बुलाया और घर बुलाकर मौका देखते ही सेबेस्टियन ने बिंदु को मौत के हाथ उतार दिया। जब बिंदु को उसने मार दिया तो बिंदु को शरीर को जलाकर और कुछ बचे बॉडी पार्ट्स को उसने अपने पीछे घर के पीछे बने तालाब में फेंक दिया। और बिंदु को मारने के बाद उसने कई नकली कागजात बनाए, जैसे कि उसका नकली पहचान पत्र, डीएल और पावर ऑफ अटर्नी बनाकर उसमें जाली सिग्नेचर करवा के बिंदु की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। पर 2017 में बिंदु का भाई प्रवीण, जो कि फ्रांस में रहता था, उसने आरोप लगाया कि सेबेस्टियन ने उसकी बहन की सारी संपत्ति को फेक डॉक्यूमेंट्स में फेक सिग्नेचर करवा के अपने नाम किया है। उसने बताया कि उसने फेक डॉक्यूमेंट्स में बिंदु की जगह किसी टी मिनी उर्फ जया को ले जाकर उसमें बिंदु के फेक सिग्नेचर करवाए हैं। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पुलिस को पता चला कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी सेबेस्टियन के पास है वो सभी फेक है। पुलिस वालों ने सिर्फ सेबेस्टियन को नकली कागजात बनाने और प्रॉपर्टी की घपलेबाजी के केस में सेबेस्टियन को जेल भेज दिया और कुछ समय बाद सेबेस्टियन ने बेल पर बाहर भी आ जाता है। 2012 वर्नाल चथल्ला अलपुजा में एक महिला रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा पूर्व पंचायत कर्मचारी थी और वो अपने घर वालों से अलग रहती थी और अलग रहने के बाद भी उसके पास कई सोना और कोई बहुत पैसा था जिनसे वो एक बढ़िया सा ज़मीन लेना चाहती थी। और अब जब ज़मीन लेनी थी तो
तो उसकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन सीएम से। सेबेस्टियन सीएम से आयशा की ज़मीन लेने के लिए बात चल ही रही थी। 13 मई 2012 आयशा को एक कॉल आता है और वो घर में बताकर जाती है कि उसे बैंक से कॉल आया और बैंक में कुछ काम है। ये बताकर वो अपने घर से निकल जाती है और उसके बाद आयशा घर वापस कभी नहीं आती। और बाद में आयशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई और इस गुमशुदगी के रिपोर्ट के लिखाने के बाद पुलिस वालों ने सबसे पहला शक सेबेस्टियन सीएम पर जताया और पुलिस वालों ने सेबेस्टियन सीएम से पूछताछ की, पर पक्के सबूत ना होने के कारण सेबेस्टियन को छोड़ दिया गया। और बाद में आयशा की दोस्त ने बताया कि सेबेस्टियन और आयशा के बीच में पैसों का लेन देन भी हुआ करता था। याद है मैंने आपको बताया था कि जब तलाक हुई जांच की जा रही थी, उसमें से एक स्टील की दांत में लगने वाला स्टील का एक क्लिप मिला था, वो आयशा का ही था। अब वो जो मिला हुआ दांत का स्टील का क्लिप है और उसमें जो डीएनए मिले हैं उसकी और आयशा की बेटी की डीएनए से मैचिंग चल रही है। अब पर अभी तक इसका रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आया। 2018 मनोज, जो कि परिपुलम में ही रहता था और एक ऑटो ड्राइविंग का काम करता था। मनोज बिंदु और सेबेस्टियन का एक म्यूचुअल फ्रेंड था और बिंदु के केस का एक मुख्य गवाह भी था। तो 28 जून 2018 को भी पुलिस वालों ने मनोज को बिंदु के केस की गवाही के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया था, पर बहुत समय के होने के बाद भी मनोज पुलिस स्टेशन नहीं आता और पुलिस वालों को लगता है कि मनोज कहीं डर के मारे गवाही देने के डर से शहर छोड़ के भाग तो नहीं गया। तो पुलिस वाले मनोज की जांच के लिए उसके घर में जाती है। जब पुलिस वाले मनोज के घर में जाती है तो पुलिस देखती है कि मनोज ने अपने ही घर में लगे सीलिंग फैन के साथ लटक कर सुसाइड लिया है। जब ये बात बाहर आई कि मनोज ने कर लिया है तो बिंदु के भाई और लोगों का शक था कि इसके पीछे भी सेबेस्टियन सीएम का हाथ हो सकता है। शायद सेबेस्टियन ने ही मनोज पर ऐसा गलत कदम उठाने के लिए दबाव डाला हो या कोई साजिश रची हो। अब 2025 में मनोज के इस केस की रीचेकिंग अच्छे तरीके से हो रही है। 2020 चेरथला साउथ पंचायत बनगथलवली, सिद्धू नाम की एक औरत जो 43 साल की थी, वो भी बिंदु, आयशा और जैनम्मा की तरह घर में अकेले ही रहती थी और उसकी मुलाकात भी सेबेस्टियन से किसी जमीनी मामले के करके ही हुई थी। क्यों? जब कहा जाता है कि जब सिद्धू गायब हुई थी तो उसके 2 दिन के बाद उसकी बेटी की शादी थी और कहा जाता है कि इसी बेटी की शादी के लिए सिद्धू ने अपनी कुछ जमीन बेचने की बात सेबेस्टियन से चल रही थी। 19 अक्टूबर 2020 को सिद्धू घर में बताकर जाती है कि वो मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही है और उसके बाद सिद्धू घर वापस कभी नहीं आती। जब पुलिस को पता चला कि सिद्धू भी किसी न किसी तरह से सेबेस्टियन से जुड़ी हुई है तो पुलिस वालों ने सबसे पहले सेबेस्टियन को पकड़ा और उससे पूछताछ की, पर उस समय भी कोई पक्के सबूत ना मिलने के कारण सेबेस्टियन को छोड़ दिया गया। बिंदु के भाई प्रवीण का कहना है कि अगर 2017 में पुलिस वाले बिंदु के लापता होने की केस को सीरियसली लेते तो शायद आज आयशा, सिंधु और जैनम्मा जीवित हो सकती थी। सेबेस्टियन का मारने का तरीका और मोटिव सेम होता था। पहले तो वो 40 से लेकर 75 साल की औरतों को अपना निशाना बनाता और वो देखता कि वो घर में अकेली रहती हैं और अमीर हो, और पहले तो वो प्रॉपर्टी या पैसों की मदद का लालच देता है और अपने घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद उनको मार कर उनके बॉडी को जला देता है या उनके बॉडी को काट कर अपने बने घर के पीछे तालाब में, जहाँ पर उसने कैट फिश पाल रखी है, वहाँ पर फेंक देता है। और उसने कैट फिश पाल रखी है और वो मांस को खाकर सबूतों को मिटा देती है। उनको मारने के बाद सेबेस्टियन उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है, उसमें फेक सिग्नेचर करता है और उनको अपने नाम, उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करके आगे बेच देता था। और एक और बात, अब क्या आपको लगता है कि एक 70 साल का आदमी जो डायबिटीज का शिकार भी हो, वो ऐसे काम अकेला कर सकता है और इतने साल तक बचा रह सकता है? पुलिस वालों को भी शक है कि शायद सेबेस्टियन के साथ कुछ और लोग भी उसका साथ दे रहे हैं या उसके साथ मिले हुए हैं। पुलिस अभी इस बारे में जांच कर रही है। फिलहाल तो अभी सेबेस्टियन ही उनके हिरासत में है। पुलिस वालों को इस केस के कारण बहुत दबाव मिल रहा है और कहा जा रहा है कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। और तो बिंदु के भाई प्रवीण ने मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य पुलिस अधिकारी को पत्र लिखकर विशेष जांच दल की मांग की है।
चेरथला और पलीपुरम के लोग भी सड़कों पर उतर गए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं और उनकी मांग है कि अभी तक जितने भी लापता केस हुए हैं तो केस फाइल हो रहे हैं, उनकी जांच सही से की जाए और जांच की जाए, जिसके कारण और आगे ऐसे और मामले सामने ना आ सके। फिलहाल के लिए तो जितने भी सबूत मिले हैं, जैसे कि बाथरूम में मिले हुए ब्लड के निशान जिसका डीएनए मैच जयनम्मा के साथ मैच हो रहा है, और जिसके कारण सेबेस्टियन ने भी जयनम्मा के कत्ल करने का आरोप के इल्जाम को स्वीकार कर लिया है। और इसी कारण से सेबेस्टियन को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। पर अभी जो पास्ट में जितने भी 3 कत्ल हुए हैं उनका पक्का सबूत नहीं मिला है। तो सेबेस्टियन का कहना है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। उसने कोई भी कत्ल अपने हाथों से नहीं किया है और ये सब उसको फंसाने की साजिश है। अब ये तो पुलिस की पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि सेबेस्टियन दोषी है या निर्दोष है। फिलहाल के लिए तो सारे सबूत सेबेस्टियन के खिलाफ ही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ये केस यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसे केसेस के बारे में जानना है तो हमारे चैनल क्राइम की गूंज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।